हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स किसी भी बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और एक परमानेंट साइंटिस्ट पोजीशन का वेट कर रहे हो, तो फाइनली एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आ चुकी है। और ट्रस्ट में, ये सिर्फ एक नॉर्मल रिक्रूटमेंट नहीं है। इस नोटिफिकेशन साइंटिस्ट 1 एंड साइंटिस्ट 2 दोनों लेवल की वैकेंसीज निकाली गई है। मतलब मास्टर्स कैंडिडेट विदाउट नेट एंड गेट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं और पीएचडी कैंडिडेट के लिए भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिक्रूटमेंट एम्स न्यू दिल्ली के मल्टीपल डिपार्टमेंट से आई है, जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, डेर्मेटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन और बहुत सारे रिसर्च डिवीजन से। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कौन अप्लाई कर सकता है, मास्टर स्टूडेंट के लिए कौन सी पोस्ट है, पीएचडी स्टूडेंट के लिए कौन सी पोस्ट है, सैलरी कितनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन भी डिस्कस करेंगे जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के रीजन भी बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जून 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 14 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक है। यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस यानी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, ये 21 जुलाई 2026 को रिलीज होगा। अगर आप गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, किसी भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो एनओसी सबमिट करने की लास्ट डेट 20 जुलाई 2026 है। और आपको डेट ऑफ एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पोर्टल में बाद में बता दिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं, दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड केरला एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सारे ऑप्शन दिए कि यहाँ पे आपको जाके एग्जाम्स देने हैं। तो जब आप फॉर्म में अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करोगे तो ध्यान से सेलेक्ट करना। तो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 है एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब है कि पीडब्ल्यू कैंडिडेट को एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आप पहले एम्स की ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई हुई है तो इसी पुरानी आईडी से लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नई आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। नई आईडी बनाने पर कैंडिडेट को कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए फॉर्म बनाने से पहले एलिजिबिलिटी कैटेगरी और डॉक्यूमेंट एक बार प्रॉपर्ली चेक जरूर कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिक्रूटमेंट किन कैंडिडेट्स के लिए आई है। इसके लिए नोटिफिकेशन में साइंटिस्ट 1 और साइंटिस्ट 2 दोनों कैटेगरी दी गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मास्टर स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी पोस्ट आई है। तो ये सारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट बायोस्टैटिक्स का, बायोटेक्नोलॉजी का है और इसमें एज लिमिट भी दी है, पे लेवल है 11-10, क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मास्टर स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आई है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें एलिजिबल हो या फिर आपकी डोमेन इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि इसमें नेट एंड गेट नहीं मांगा इन्होंने, लेकिन प्रेफरेंस पीएचडी कैंडिडेट को दी जाएगी। तो ये सारी मास्टर्स कैंडिडेट के लिए थी। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट सिर्फ पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए आ रखी है। तो इन पे सब कुछ शो कर रही हूँ कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट है और पे लेवल क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पीएचडी इस पर्टिकुलर डोमेन में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये डिपार्टमेंट है और इसमें कौन-कौन सी कैटेगरी के लिए पोस्ट निकाली गई है। तो कुछ कैटेगरी में सिर्फ एससी वालों के लिए है, कुछ कैटेगरीज में यूआर के लिए है। तो ये सारी डिपार्टमेंट है और एम्स की ये पोजीशन है। तो ये साइंटिस्ट 2 की पोजीशन है जहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आपकी कैटेगरी में, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी में ये पर्टिकुलर पोस्ट आई है कि नहीं। और ये साइंटिस्ट 1 के लिए फॉर मास्टर स्टूडेंट के लिए है। तो आप ये चेक कीजिए कि आप जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो उसके लिए ये आप एलिजिबल हो कि नहीं, क्योंकि एम्स ने पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए ये पोजीशंस निकाली है। तो अब हम बात करते हैं सैलरी की, जो हर कैंडिडेट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी मेंशन नहीं की गई है। पे लेवल जो जरूर दिया गया है, साइंटिस्ट 1 पे लेवल 10 के अंडर आती है और साइंटिस्ट 2 पे लेवल 11 के अंडर में रखी गई है। तो अब सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंटिस्ट 1 का बेसिक पे लेवल 56,000 पर मंथ से स्टार्ट होता है और साइंटिस्ट 2 का बेसिक पे लेवल 67,000 पर मंथ से स्टार्ट होता है। तो इस बेसिक पे के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग डीएनएस अलाउंस यानी डीए और हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए और अदर एडमिसिबल अलाउंस भी मिलते हैं। इसलिए सिटी और एप्लीकेबल अलाउंस के हिसाब से इन हैंड सैलरी बेसिक पे की काफी ज्यादा होती है। तो ये परमानेंट ग्रुप ए साइंटिस्ट पोजीशन है, इसलिए सैलरी के साथ जॉब सिक्योरिटी, एनुअल इंक्रीमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं। रिलैक्सेशन की बात करते हैं क्योंकि ये सेक्शन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक पॉइंट समझ लीजिए, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एज वेट करने की क्रूशियल डेट ऑनलाइन की लास्ट डेट होगी, यानी आपकी एज एलिजिबिलिटी 14 जुलाई 2026 के बेसिस पर चेक की जाएगी। अब वो देखते हैं कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप बात करें तो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स की तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन एक कंडीशन है, रिलैक्सेशन के बाद भी कैंडिडेट को मैक्सिमम एज 56 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट पीडब्ल्यू प्लस ओबीसी कैटेगरी में आता है तो उससे 12 की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर कैंडिडेट पीडब्ल्यू प्लस एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है, यानी तो उसके लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। यहाँ भी मैक्सिमम परमिशेबल एज 56 से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और कमिश्नर ऑफिसर जैसे सी एसएससीओ कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन रखी गई है। इसकी डिटेल कंडीशन एनेक्चर 1 में दी गई है। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय की तो साइंटिस्ट 1 और साइंटिस्ट 2 पोस्ट के लिए भी स्पेशल रिलैक्सेशन रखी गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और क्लोजिंग डेट तक कम से कम 3 साल की रेगुलर और कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर आप ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मिनिमम 3 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर चुके तो आपको 8 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी 5 साल एम्प्लॉय रिलैक्सेशन और 3 साल ओबीसी रिलैक्सेशन मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझ लीजिए जिससे काफी कैंडिडेट इग्नोर कर देते हैं। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट और रिजर्व वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे ना ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी और ना ही आपको रिजर्व कैटेगरी वाली क्वालिफाइंग रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ने एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया है तो उसका सिलेक्शन सिर्फ उसी रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी के अगेंस्ट कंसीडर किया जाएगा, चाहे उसके मार्क्स यूआर कट ऑफ से भी ज्यादा ही क्यों ना हो। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कैटेगरी सिलेक्शन बहुत केयरफुली करिएगा। अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी का वैलिड सर्टिफिकेट हो और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपकी डिसेबिलिटी कैटेगरी के आइडेंटिफाई भी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी कंडीशन एप्लीकेशन और सिलेक्शन दोनों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है, इसलिए नोटिफिकेशन का ये सेक्शन ध्यान से जरूर पढ़ना। इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट को ये पार्ट ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ सीबीटी एग्जाम से नहीं होगा। एम्स ने इस रिक्रूटमेंट के लिए टोटल 3 स्टेज रखे हैं। तो चलिए एक एक स्टेज को डिटेल में समझते हैं। तो स्टेज 1 है रिटर्न और सीबीटी टेस्ट। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी टेस्ट देना होगा। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीबीटी में टोटल 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अगर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे तो उनमें से सिर्फ एक करेक्ट होगा। अब मार्किंग स्कीम समझ लीजिए। हर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1/3 यानी 0.33 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते और रिव्यू के लिए मार्क करके छोड़ देते हैं तो उसके लिए ना ही कोई मार्क मिलेगा और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए अननेसेसरी गेसिंग करने से बचना बेटर रहेगा। तो अब देखते हैं कि 200 क्वेश्चन किन सब्जेक्ट से आएंगे। इसने क्वेश्चन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले 100 क्वेश्चंस कॉमन होंगे, ये सब कैंडिडेट्स के लिए सेम रहेंगे। इनमें से क्वेश्चंस आएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च टूल, जनरल इंग्लिश एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। यानी चाहे तो आप बायोटेक्नोलॉजी से अप्लाई करो या बायोइन्फॉर्मेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, ये सेक्शन सबके लिए कॉमन रहेगा। बात करते हैं दूसरे 100 क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली सब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे। यानी जिस क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन ही आएंगे। और अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए प्रिपरेशन करते वक्त सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड पर फोकस मत कीजिए, अपने अपने कोर सब्जेक्ट को भी इक्वली स्ट्रॉन्ग रखिए। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखते हैं। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे, जबकि ओबीसी एसटी एससी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45% रखे गए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। अगर आप 50% और 45 स्कोर कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद भी रिक्रूटमेंट के और स्टेजेस भी हैं। ऑफ एलिजिबिलिटी, सीबीटी क्वालिफाइड करने के बाद सेकंड स्टेज आता है जिसे एम्स ने एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग कहा गया है। यहाँ एम्स आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। नोटिफिकेशन क्लियरली मेंशन है कि हर कैटेगरी में वैल्यूएबल वैकेंसी के अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पोस्ट में 2 वैकेंसी है तो मेरिट के बेसिस पर अप्रोक्सीमेटली 10 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग के लिए बुलाए जा सकते हैं। यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैटेगरी सर्टिफिकेट बाकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुए तो कैंडिडेट इसी स्टेज पर रिजेक्ट हो सकता है। सिर्फ वही कैंडिडेट स्टेज 3 के लिए जाएंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोविजनली एलिजिबल पाई जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेज 3 की, डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट। तो यहाँ आता है फाइनल एग्जामिनेशन स्टेज। ये भी डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट है जिसे
जिसे शॉर्ट में DWT कहा गया है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम का पर्पस सिर्फ थ्योरी या डेफिनेशन पूछना नहीं है। एम्स इवैल्यूएट करेगा कि आप अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज को प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर सकते हैं। ये आपसे एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, प्रोफेशनल जजमेंट और रियल लाइफ रिसर्च सिचुएशन को हैंडल करने की अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएट की जाएगी। इसलिए एग्जाम को लाइटली बिल्कुल मत लेना। तो DW पैटर्न समझते हैं। तो ये एग्जाम ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट होगा। ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स यानी 120 मिनट की और मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। एग्जाम का मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा। नोटिफिकेशन ये भी मेंशन है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही फ्रेम किए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट समझते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि CBT के मार्क्स काउंट हो गए, लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेज 1 और स्टेज 3 दोनों के कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पर प्रिपेयर होंगे। यानी CBT भी इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर अगर किसी कैंडिडेट को स्टेज 3 के लिए बुलाया गया है और वो एग्जाम देने नहीं गया, तो उसकी कैंडिडेटचर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। और फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद भी अपॉइंटमेंट तभी मिलेगी जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे। बात करते हैं टाई ब्रेक रूल की। अब मान लीजिए 2 कैंडिडेट के फाइनल मार्क्स एग्जैक्टली सेम आ जाते हैं, तो एम्स टाई कैसे रिजॉल्व करेगा। सबसे पहले स्टेज 1 CBT मार्क्स कंपेयर किए जाएंगे। जिसके CBT मार्क्स ज्यादा होंगे उसको हायर रैंक मिलेगी। अगर फिर भी टाई रिजॉल्व नहीं होता तो एज देखी जाएगी। यानी जो कैंडिडेट एज में सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर उसके बाद भी टाई सेम रहता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट के नाम के बेसिस पर, फिर मदर के नाम के बेसिस पर और लास्ट में फादर के नाम के बेसिस पर टाई रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये था एम्स रिक्रूटमेंट 2026 का कंप्लीट एप्लीकेशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी और एम्स साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। रिसर्च रिक्रूटमेंट की अपडेट्स और डिटेल गाइडेंस रेगुलर शेयर करती रहूंगी। और अगर आप एम्स की किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूज है या एग्जाम प्रिपरेशन के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी या सिलेबस एनालिसिस चाहते हो, तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एप्लीकेशन।